हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 पदखंड के चैप्टर 4 जो आपका छप्पा है, जिसको नाभा दास जी ने लिखे हैं, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे और ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसके सभी ऑब्जेक्टिव को याद कर लेंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम आपका क्वेश्चन है कि छप्पय शीर्षक के रचिता कौन है। कहते हैं कि छप्पय शीर्षक जो है इसका रचना करने वाला कौन है, लिखने वाला कौन है। तो क्या होगा, सूरदास, कबीरदास, नाभादास या तुलसीदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि नाभादास। देखिए आपके आसानी के लिए हमने इसका आंसर भी इसके नीचे में डाले हुए हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि छप्पय जो है ये नाभादास जी ने लिखे हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, नाभादास की कौन सी रचना है। कहते कि इनमें इन चारों में नाभादास क्या लिखा है। तो क्या लिखा है उन्होंने, कड़बक लिखा है या कविता लिखा है या उषा लिखा है या छप्पय लिखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, अभी जस्ट बताए हैं, छप्पय लिखा है। छप्पय लिखा है यानी कि छप्पय का जो लेखक है वो कौन है, नाभादास जी है। नाभादास जी ने क्या लिखा, तो छप्पय लिखा। दोनों बात बराबर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा, नाभादास किस धारा के कवि हैं। कहते हैं कि ये नाभादास जी जो है ये किस धारा के कवि हैं। निर्गुण धारा के कवि है या सदगोपासक राम भक्त धारा है या सगुन धारा का, या इनमें से कोई नहीं। कहते बताइए कि नाभादास जी किस धारा के कवि थे। तो आपके सामने जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा, कि नाभादास किसके समकालीन थे। कहते हैं कि ये नाभादास जी है किसके आसपास के कवि रहे हैं, कबीरदास के या सूरदास के या तुलसीदास के, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि ये नाभादास जी जो है ये तुलसीदास के समय में था, इसके आसपास के में ही था। ये उसी समय का ये भी है, तुलसीदास जी जिस समय में थे उसी समय का ये भी है, समकालीन, यानी कि उसके जो काल थे, उसके जो समय थे उसी के आसपास का कवि ये भी है। कौन, तुलसीदास जी। किसके, नाभादास जी के समकालीन कौन थे, तुलसीदास। या ऐसे भी हो सकता है कि तुलसीदास जी के समकालीन कौन थे, तो नाभादास जी, ऐसे भी हो सकता है। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि नाभादास का जन्म कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए भी आई है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और लेखक का जन्म, मृत्यु, उन्होंने क्या क्या लिखा, उसके माता पिता का क्या नाम था, ये आप जो है एक जो है फ्रेम बना करके आप उसको याद कर लेंगे। यहाँ पे जो है चैप्टर नाम लिख लेना, उसके बाद राइटर नाम, फिर उसका जन्म, उसका मृत्यु, ऐसे करके अगर आप एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं और आप जहाँ पढ़ते हैं ना वहाँ पे आप चिपका दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी आप पढ़ेंगे तो एक झलक अगर आप उसको देखोगे तो ऑटोमेटिक वो आपको याद हो जाएगा। तो नाभादास जी का जन्म कब हुआ, आपके सामने ऑप्शंस है 1550 में, 1570 में, या 1560 ईस्वी में, या 1565 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1570 में। अनुमानतः यानी अनुमान लगाया जाता है कि नाभादास जी का जन्म जो है 1570 ईस्वी के आसपास में हुआ था। याद रखेंगे, नाभादास 1570 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं। कहते ये कवि नाभादास जी जो है किसके कविता को सुनते ही सिर अपना झुका लेते हैं, सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, सूरदास। देखिए नाभादास जी जब सूरदास जी के जो है कविता को सुनता था ना, इसका सिर झुक जाता था, क्योंकि ये देखिए ये जो सूरदास था ये क्या थे, अंधे थे। सूरदास जी अंधे थे और ये कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय थे। ये कृष्ण भक्ति में पूरा लीन रहते थे और इसके अंदर आत्मा से जो आवाज़ निकलते थे कृष्ण के प्रति, जैसे आपने सुने होंगे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये सब जो यही लिखा है।
तो जब इसका कविता सुनते थे तो नाभादास जी का जो है सिर झुक जाता था। तो आप याद कैसे करेंगे नाभादास जी का सिर कैसे झुकता था? तो सूरदास की वजह से। किसका? सूरदास की कविता सुनते ही सूर में, जैसे ना कोई अगर आप ये जैसे संगीत सुन रहा है, सूर में सूल मिलाते हैं तो क्या होता है? विनम्र भाव आ जाता है। यानी कि सूरदास की कविता को सुन करके नाभादास जी का सिर झुक जाता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 7वां कि कौन सी रचना नाभादास की है? कहते हैं कि कौन सी रचना नाभादास जी की है? आपके सामने ऑप्शन दिया है सूर सागर, भक्त काल, बिहारी सतसई या बीजक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि भक्त काल। भक्त काल जो है ये नाभादास जी की रचना है। बीजक जो है ये आपका जो है कबीरदास की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे, ये कबीरदास जी की है बीजक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 8वां कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? आपके सामने ऑप्शन है वृंदावन, हरिद्वार, काशी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि वृंदावन। नाभादास जी वृंदावन में रहते थे, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नाभादास जी कहाँ रहते थे? वृंदावन में। नाभादास जी वृंदावन के अस्थायी निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 9वां, संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? कहते हैं संपूर्ण भक्त काल में किस छंद की व्यंजना है? चौपाई, दोहा, छप्पा या कवित? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि छप्पा। छप्पा में जो है कहते हैं कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना हुई है? तो संपूर्ण भक्तमाल में जो है छप्पा छंद की व्यंजना हुई है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि छप्पा कितनी पंक्तियों का छंद होता है? छप्पा में कितना पंक्ति होता है? अगर आपके पास बुक होगा हिंदी का, आप खोल के देखिएगा कि कितना लाइन का वो जो है पंक्ति होता है। 4, 5, 6 या 7? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 6। कितने का होता है ये? 6 लाइन का होता है। छप्पा 6 से छप्पा, 6 से 6 लाइन, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। छप्पा कितनी पंक्तियों का छंद है? तो 6। छप्पा कितने पंक्तियों का छंद है? तो 6। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए मेरा पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम आपको बता दिए कि बाबू ये ऐसा नहीं। मेरा पढ़ाने का मतलब ये है कि हम आपको याद कराते भी जाएं। अब बताइए छप्पा में कितने लाइनों का होता है? छप्पा तो आपको पता है 6 से छप्पा है, 6 से 6 लाइनों का पद होता है वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? जल्दी जल्दी आप हम लोग बताएंगे, थोड़ा सा आप भी कमेंट करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या आप लगा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि सिर हिलाते हैं। सर के कवित्व को सुनकर सभी लोग क्या करने लगते हैं? सिर को हिलाने लगते हैं, यानी कि आनंद में विभोर हो जाते हैं और वो अपना सिर हिलाने लगते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान है, सिर हिलाना, सिर झुकाना, ये किस चैप्टर से आ रहा है? तो छप्पे से आ रहा है, याद कीजिएगा। कभी कभी लाइन दे दिया जाता है और बोलता है कि ये लाइन कहाँ से दिया गया है? तो सिर झुकाना, सिर हिलाना, ये कहाँ से होगा? छप्पे से, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो क्या होगा? यमक, रूपक, उपमा या अनुप्रास? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि अनुप्रास। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13 कि कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में या हिंदू मुसलमान में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, हिंदू मुसलमान में। देखिए कबीर जो है कभी जाति प्रथा, जाति पाति को नहीं माना है। उन्होंने मुसलमान पर भी बहुत कसा है और हिंदू पर भी, क्योंकि बहुत लोग उसको हिंदू समझते थे और बहुत मुसलमान समझते थे, तो उन्होंने दोनों को एक समान माना है। वो किसी के पक्ष में बातचीत नहीं करते थे, वो सिर्फ धर्म के विषय में बात करते थे, कर्म के विषय में बात करते थे कि अच्छा कर्म क्या है। वो किसी ऐसा नहीं सोचते थे कि वो जैसे कि मुस्लिम लोग हैं तो वो अगर नमाज पढ़ते हैं तो उससे उनको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगा, या हिंदू लोग हैं
वो अगर माला जाप करेंगे तो उससे उसको सिद्धियां प्राप्त कर, ऐसा नहीं करते, बोले ये सभी पाखंड है। हरि का नाम जो है वो तन से नहीं मन से लिया जाता है, अब अंदर आत्मा में उसका नाम होता है। तो इसलिए आप यह ध्यान रखेंगे, कबीर साहब जो है हिंदू मुसलमान में कभी भेद नहीं करते थे, उसके लिए सभी क्या थे, समान थे, जाति पाति उसके लिए सब समान थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पय में किया है। नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम, कहते जाति पाति और जो उसका वर्ण होता है, ब्राह्मण जो भी होता है, शूद्र वैश्य, हाँ, ये सब का खंडन किस कवि के छप्पय में किया है। तो सूरदास, कबीर, बिहारी या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें ये ऐसा बात किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15 कि नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ। आपके सामने ऑप्शंस है आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या रीति काल। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि भक्ति काल। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के भक्ति काल में हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार। आपके सामने ऑप्शंस है ए, यानी कि यहाँ पे है सूर, दूसरा है कबीर, तीसरा है जायसी, चौथा है विद्यापति। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, कबीर साहब। कबीर साहब सबके हित का वचन बोलता है, किसी उसमें वो पक्षपात बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इसलिए तो वो कवियों संतों का श्रेष्ठ संत कहा जाता है, श्रेष्ठ सम्राट संत कहा जाता है कबीर साहब को। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहानी का अर्थ होता है, क्या होता है आपके कहानी का अर्थ क्या होता है। आपके सामने ऑप्शंस है एक आँख का न होना, दूसरा एक कान वाला, तीसरा जो है अविश्वास, चौथा है विश्वास प्रतीति। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि विश्वास प्रतीति। कहानी का अर्थ क्या होता है, विश्वास प्रतीति। कहानी का अर्थ विश्वास प्रतीति। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18वां कि नाभादास के दीक्षा गुरु है कौन है। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है। आपके सामने ऑप्शन है स्वामी अग्रदास, बी स्वामी शुद्धानंद या सी स्वामी चतुरदास। चौथा है तो आपका स्वामी नरहरिदास। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको स्वामी अग्रदास। क्या होगा इसका, स्वामी अग्रदास। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, स्वामी अग्रदास। नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने भक्तिमाल के रचयिता कौन है। कहते भक्तिमाल किसने लिखा, भक्तिमाल के रचयिता कौन है। आपके सामने ऑप्शंस है कबीरदास, गुरु नानक, रैदास या नाभादास। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि नाभादास। नाभादास जी क्या लिखे हैं, भक्तिमाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग याद कर लेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भक्तमाल, भक्तमाल के रचयिता कौन है, नाभादास। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भक्त चरितों की माला है, क्या होगा, मुंडमाल या पुष्पमाल या भक्तमाल या रत्नमाल। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि भक्तमाल। कहते भक्त चरित्रों की माला है क्या, भक्तमाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, या ऐसे भी कह सकता है कि भक्तमाल क्या है। भक्तमाल क्या है, तो भक्त चरित्रों की माला है। भक्तमाल क्या है, तो भक्त चरित्रों की माला। या क्वेश्चन कर देता है भक्त चरित्रों की माला क्या है, तो ये भक्तमाल है। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। भक्त की माला यानी कि भक्त चरित्रों की माला को हम भक्तमाल भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नाभादास किसके शिष्य थे। अभी जस्ट हमने बताए हैं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22 की कबीरदास की शाखा के कवि है। तो आपके सामने ऑप्शंस है सगुण शाखा के, निर्गुण शाखा के, सर्वगुण शाखा के या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको
सर्वगुण शाखा के। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 कि नाभादास किस काल के कवि थे? तो क्या होगा? भक्ति काल, रीति काल, वीर गाथा काल या भारतेंदु काल? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि भक्ति काल। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके सामने कि नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? जायसो एवं सूरदास, या कबीर एवं सूरदास, या सूरदास एवं तुलसीदास, या तुलसीदास एवं कबीरदास? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? जल्दी आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि कबीर एवं सूरदास। नाभादास की कविता जो है इसी इस पर समर्पित है, कबीरदास एवं सूरदास के बारे में है। तो मेरे साथियों हमने इस चैप्टर का 24 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट था। बाकी इससे पहले हमने जितने वीडियो बनाए हैं चैप्टर 1, 2, 3 का अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको आप देख लीजिए और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएं। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।